हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी, और हिंदी में हम मल्हार बुक से पेड़ की बात, यहाँ हम पेड़ के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने चैप्टर पढ़ा और इस पर आधारित हम प्रश्न कर रहे थे। आज की क्लास में भी हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो यहाँ पर हमने कुछ पंक्तियों पर चर्चा करनी है। पहले प्रश्न हम कर चुके हैं, तो आइए इन पंक्तियों पर आपको चर्चा करनी है। पेड़ पौधों के जो रेसे रेसे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। तो देखिए, यहाँ पर लेखक ने कहा है कि पेड़ पौधों के जो रेसे होते हैं उन सब में सूरज, क्योंकि हाँ, पेड़ को जिंदा रहने के लिए सूरज की किरणें चाहिए होती हैं। तो अब इस पेड़ के रेसे रेसे में क्या होते हैं, सूरज की किरणें होती हैं। और जब हम ईंधन जलाते हैं, उस पेड़ को हम जलाते हैं, उस पेड़ से प्राप्त जो ईंधन हमें मिलता है उसे हम जलाते हैं, वो जो प्रकाश, वो जो ताप है वो बाहर प्रकट होता है, वह भी सूर्य की ही ऊर्जा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पौधों का जीवन प्रकाश के बिना असंभव है, ये आप जानते हैं। यदि प्रकाश न हो तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और वो जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि बिना भोजन खाए कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हमारी प्राणवायु है। तो जिस जहरीली गैस को हम निकालते हैं, जिस हवा को हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको पेड़ ग्रहण करते हैं और उससे प्यूरिफाई करके, उसको शुद्ध करके हमें देते हैं ऑक्सीजन, जो हमारे लिए एक प्राणवायु के काम जो है आती है। बिना ऑक्सीजन के हमारा जीवन असंभव है। पौधों के हर रोए में प्रकाश विद्यमान है। पेड़ों की लकड़ियां, ईंधन हमें पेड़ों की लकड़ियों से ही मिलता है। जलाने पर जो प्रकाश व गर्मी निकलती है वह वास्तव में सूर्य का ही ताप होता है, सूर्य का ही प्रकाश और ऊर्जा है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पौधों के हर कण में सूर्य की किरणें विद्यमान है। चलिएगा, नोट करेंगे इस प्रश्न को। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। यानी आपने देखा होगा, किसी वृक्ष में मधुमक्खी या किसी फूल के चारों तरफ जब उसमें फूल खिलते हैं तो मधुमक्खियां और तितलियां उसके चारों तरफ मंडराती रहती हैं। तो कहते हैं यहाँ पर मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष का चिरकाल से ही घनिष्ठता है। वे दलबल सहित फूल देखने आती हैं। वे दलबल सहित फूल देखने आती हैं। चलिए, तो मधुमक्खी एवं तितलियों की फूलों और पौधों से मित्रता से कौन अनभिज्ञ है। आप देखते होंगे, जो फूल होते हैं उनमें तितलियां और मधुमक्खियां मंडराती रहती हैं। ठीक है, तो इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, अर्थात सभी इसको जानते हैं। तितलियों और मधुमक्खियों का फूलों और इन पौधों के साथ बड़ी घनिष्ठता है। यानी मधुमक्खियां फूलों से पराग कण लेकर दूसरे फूल पर ले जाती हैं। इस प्रकार वे प्रजनन प्रक्रिया में सहायता करती हैं। साथ साथ शहद भी वो चखती हैं। रंग बिरंगी तितलियां भी मधुपान के लिए फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। साथ में अनगिनत मधुमक्खियां व तितलियां फूलों की शोभा बढ़ाते हैं। तो ये सब हम जानते हैं। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न है वो मिलान कर आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो आइए, बीज का ढक्कन दरक गया, अर्थ बताना है। इधर आपके पास उत्तर है और इधर आपका प्रश्न है। चलिए, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें पूरा क्वेश्चन दिखे। चलिए, चलिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 तक आपके पास है।
तो इनको आप नोट कीजिएगा। पहला है बीज का ढक्कन दरक गया, उसे अंगारक वायु कहते हैं। पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेध कर डालते हैं। प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। जैसे जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो, जैसे फूल फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो, इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। चलिएगा, इन सभी को आप लिखें। तो देखिए यहाँ पर बीज का ढक्कन दरक गया, इसका उत्तर है बीज के दोनों दलों में दरार आ गई और या फट गई। तो जो बीज होता है जब उसमें अंकुर आता है तो उसका ढक्कन जो है फट जाता है, तो उसे कहते हैं बीज के दोनों दलों में दरार आ जाना या फट जाना। उसे अंगारक वायु कहते हैं। किसे कहते हैं अंगारक वायु? अंगारक वायु कहा जाता है सांस छोड़ने पर निकलने वाली वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम अंगारक कहते हैं हिंदी में। पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेष कर डालते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से पत्ते विषाक्त वायु के प्रभाव को नष्ट करते हैं। तो ये जो पत्ते होते हैं इस अंगारक वायु को ग्रहण कर लेते हैं। प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है, अर्थात जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश आधार शक्ति है। यदि प्रकाश न हो तो जीवन असंभव है, क्योंकि पौधों को सूर्य की ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, और अगर पौधे होंगे तो मनुष्य होंगे। ठीक है, चलिए। जैसे फूल फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो, जैसे फूल फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो, अपनी संपन्नता और भावी पीढ़ी की उत्पत्ति से प्रसन्न। तो देखो, एक पेड़ जो है फूल उसमें खिलते हैं, उस फूल से बीज निकलते हैं, तो उस बीज से उस पेड़ की भावी पीढ़ी जो है पनपती है। तो अपनी संपन्नता और भावी पीढ़ी की उत्पत्ति से प्रसन्न और संतुष्ट कौन? कोई पेड़। क्योंकि जब वो पेड़ मरता है तो उससे पहले वो अपनी संतान यहाँ छोड़ जाता है, अर्थात वो अपने किसी बीज को यहाँ पनपने के लिए छोड़ देता है, और वो बीज जो है आगे उसके वंश को आगे बढ़ाता है, उस पेड़ की जो जाति है उसको वो आगे पनपने के लिए छोड़ देता है। और अंतिम यहाँ पर वह इस अपरूप अपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं, मटमैली माटी और विषाक्त वायु से सुंदर सुंदर फूलों में परिवर्तित होते। देखियो, जो पेड़ है, जो फूल का जो पौधा होता है, देखिए कहाँ पर वो जन्म लेता है, मिट्टी होती है मटमैली, और देखो ग्रहण करता है वो जिसे हम छोड़ते हैं, जो विषैली गैस हम छोड़ते हैं उसे वो छोटे छोटे या बड़े बड़े पौधे सभी उसे ग्रहण करते हैं। ये सब करने के बाद जिसका जन्म मिट्टी में, मटमैली मिट्टी में हो, माटी में हो, जो ग्रहण इतनी विषैली गैस करता हो, उससे ये सुंदर सुंदर फूल। देखिए प्रकृति हमें कितना कुछ देती है। ऐसी जगह पर जन्म लेने के बाद, ऐसे स्थान में रहने के बाद, वो फूल जो है आपको सुंदर से फूल जो है हमें देते हैं, वो पेड़ पौधे जो फूलों के पौधे होते हैं। तो ये जो है प्रकृति की हमारे लिए वरदान है। ऐसी जगह जन्म लेने पर भी मटमैली माटी और विषाक्त वायु से सुंदर सुंदर फूलों में परिवर्तित होते हैं। चलिएगा, ये थे हमारे कुछ मिलान वाले प्रश्न। तो चलिए आगे के प्रश्न। अब यहाँ आपके पास सोच विचार के लिए कुछ प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों को आप नोट कीजिएगा। बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है? जब कोई बीज अंकुरित होता है तो किस किस का सहयोग उसमें होता है? चलिएगा। तो कोई बीज जब अंकुरित होता है
तो उसमें कौन कौन सहायता करता है, किस किस का उसमें सहयोग मिलता है। तो मिट्टी में उपस्थित जल तथा द्रव्य पदार्थों का सहयोग होता है, सूर्य के प्रकाश का सहयोग होता है, मनुष्य द्वारा छोड़ी गई अंगारक। अब ऐसा नहीं है कि पेड़ ही हमारे लिए जरूरी है। यदि मनुष्य ना हो, कोई जीव जो है यहाँ ना हो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेड़ों को भी फिर भोजन बनाना वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो पेड़ों के लिए भी हम उतने ही आवश्यक हैं जितने पेड़ हमारे लिए हैं। जड़ों द्वारा माटी से रसपान का, तो इन सभी पॉइंट्स को आप लिखें कि किसी बीज के अंकुरित होने में सहयोग मिलता है मिट्टी में उपस्थित जल कण एवं द्रव्य पदार्थों का, सूर्य के प्रकाश का, मनुष्य द्वारा छोड़ी गई अंगारक वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, और जड़ों द्वारा माटी से रसपान का। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि हरी पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और हमारे प्रश्वास द्वारा छोड़ी गई अंगारक वायु यानी दूषित वायु भी उसमें जो है आवश्यक चाहिए ही चाहिए होती है। दिन के समय में ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन रात के समय ये भी ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते हैं रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो विशाल पेड़ जो है वहां वो भी उस ऑक्सीजन को ही लेता है। चलिए, नेक्स्ट है लेख की रचना। इस लेख में एक के बाद एक विचार को लेखक की सुसंगत रूप से प्रस्तुत किया है। गमले का औंधा लटकाना या मूली काटकर बोना जैसे उदाहरण देकर बात कहना इस लेख का एक तरीका है। अपने तथ्य को वास्तविकता और व्यावहारिकता से जोड़ना भी इस लेख की विशेषता है। तो देखिए इस लेख की क्या विशेषता है। यहाँ पर क्या कहा है, गमले को औंधा लटकाना या मूली को काट कर बोना जैसे उदाहरण देकर बात कहना इस लेख का एक तरीका है। तो यहाँ पर तरीका, इसको आगे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अपने तथ्य को वास्तविकता एवं व्यावहारिकता से जोड़ना भी इस लेख की एक विशेषता है। चलिए, जैसे लेखक ने पेड़ की बात कही है, वैसे ही अपने आसपास की चीजें देखिए और किसी एक चीज पर आपको लेख लिखना है। जैसे गेहूं की बात हो गई, तो आप जानते हैं मौसम चक्र, वर्षा की बात। प्रकृति अत्यंत परोपकारी है, हम सब परोपकार करके हमारा जीवन सुचारू रूप से चलाती है। मौसम बदलते हैं और ऋतुओं का चक्र चलता रहता है। सूरज की गर्मी से धरती का जल वाष्पन, इवेपोरेशन इसमें होता है, द्वारा आसमान में जाकर बादल बना देते हैं। बादलों में यह पानी बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है और वर्षा के रूप में बूंदें धरती पर गिरने लगती हैं। यही पानी फिर वाष्पन प्रक्रिया द्वारा ऊपर जाकर के बादल बन जाता है। ठीक है, और जो भी आपने जिस पर भी आप लेख लिखेंगे वो आप अपने क्लास में उसे साझा करेंगे। अब अनुमान या कल्पना से आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। वृक्ष के समाप्त होने के बाद क्या होता है, चलिए। तो वृक्ष समाप्त होने के बाद भी हमारे लिए बहुत कुछ करता है। कौन? वो वृक्ष। क्योंकि वृक्ष जो है जब समाप्त होता है तो उस सूखी लकड़ी से, उस सूखे वृक्ष से हम क्या करते हैं, हम उसे लकड़ी, ईंधन और फर्नीचर बनाने के लिए काम आती है, और वो हमारे घरों में सजा दिया जाता है, या तो हमें ईंधन के रूप में वो हमें गर्मी और उष्मा पहुंचाता है। धरती पर गिरे जो बीज होते हैं वो मिट्टी से द्रव्य पदार्थ लेकर के पुनः पौधे के रूप में उगने लगते हैं और फिर एक नया बीज, एक नया पेड़ बन जाता है। यही चक्र हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो वृक्ष है, ये जो पेड़ है, जब ये खत्म हो जाता है, जब ये सूख जाता है,
लेकिन सूखने के बाद भी ये हमारे लिए बहुत कुछ कर जाता है। हम पेड़ों की लकड़ी का ईंधन बना लेते हैं, उससे हम फर्नीचर बना लेते हैं और नाना प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो वृक्ष है इसका पूरा जीवन ही परोपकार के लिए होता है और हम मनुष्य एकदम स्वार्थी हैं। हरे वृक्षों को हम काट देते हैं, पेड़ों को हम काट देते हैं, जो कि हमारे लिए प्राण रक्षक जो वायु है उसकी व्यवस्था करता है। लेकिन हमें इस बात से कोई परवाह नहीं है कि हमें पेड़ जो है बचाने हैं, हम पेड़ काटते हैं और इसका जो है दुष्परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है। इससे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और फिर जो है इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में सभी लोगों को आना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पेड़ पौधों के बारे में लेखक की रुचि कैसे जागृत हुई होगी? तो पेड़ पौधों के प्रति लेखक की रुचि जागृत होने का सबसे बड़ा कारण है वातावरण से जुड़ना। तो यदि आप वातावरण से जुड़ेंगे तभी आप पेड़ पौधों के बारे में सोच पाएंगे, है ना। पेड़ों की हरियाली, ताजी हवा, उपवन के खिले रंग बिरंगे फूलों को देखकर प्रसन्न होना धीरे धीरे लेखक के मन में आया होगा। ये पेड़ कितने होंगे? चलिए देखिए, बीज से बीज तक की यात्रा का आलेख आरेख आपको पूरा करना है, ठीक है। चलिएगा इस क्वेश्चन को आप करिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर बीज के बाद आपका अंकुर आता है, ठीक है। फिर उसमें चलिए बीज से बीज तक की यात्रा का आलेख पूरा कीजिए। तो बीज के बाद आपका अंकुर आएगा, फल आएगा, फिर उसमें कली आएगी, फिर पत्ते आएंगे, है ना, फिर फूल आएगा और अंत में बीज आएगा। चलिए इसको आप पूरा करेंगे। और मिट्टी के किसी भी पात्र में मिट्टी भरकर उसमें राजमा या चने के 4-5 बीज बो दीजिए। हल्का सा पानी छिड़क दीजिए। 3-4 दिन तक थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। अब इसमें आए परिवर्तन लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यह आपने अपने परीक्षण के आधार पर ही लिखना है, तो इसे आप लिखें। छात्र इसे स्वयं प्रयोग करेंगे और उस प्रयोग के आधार पर इसे लिखेंगे। चलिए यहाँ मिट्टी से जुड़े कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं जो उसकी विशेषता बता रहे हैं। आप अब आप पेड़, सर्दी, सूर्य जैसे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द बॉक्स बनाकर लिखिए। तो देखिए मिट्टी, नम, भुरभुरी, काली, रेतीली रेतीली, उपजाऊ और चिकनी, ये मिट्टी के जो है कुछ गुण हैं। और आपको पेड़ की विशेषता बतानी है। तो पेड़ क्या होता है? फलदायक होता है, ऊंचा होता है, छोटा, पुराना, सूखा, हरा, बड़ा, घना। इस तरह से आप लिखेंगे पेड़ के बारे में। और साथ में यहाँ पर कुछ और सर्दी की विशेषता आपको बतानी है। तो कड़क होती है, बर्फीली होती है, हल्की होती है, कपकपाती होती है सर्दी, ठिठुरती होती है, अधिक कड़क, ये सभी सर्दी की विशेषताएं हैं। चलिए आप इस पिक्चर में भी इस तरह से अपना लिखें कि पेड़ की क्या विशेषता है। पेड़ ऊंचा हो सकता है, छोटा, पुराना, सूखा, हरा, कड़ा, बड़ा, सॉरी, घना, फलदायक, ये सभी पेड़ की विशेषताएं हैं। और यहाँ पर ये सर्दी की विशेषता है। सूर्य की विशेषता, सूर्य प्रकाशमान,
धधकता, परोपकारी, चमकता, तेज, धुंधला, गर्म, ये सूर्य की विशेषताएं हैं। चलिएगा, तो अब देखिए यहाँ पर तीन तीन अपने पसंदीदार, अपने पसंद के तीन तीन नाम लिखने हैं। फूल जो आपको पसंद हो, तीन पक्षी जो आपको पसंद हो, वृक्ष, पुस्तक और खेल, ये सभी आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। चलिए, और देखिए यही नहीं लिखने हैं आपको, अपनी जो आपके अपने पसंद के हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न को तो आप स्वयं करेंगे। तो जैसे उदाहरण की तो यहाँ पर है, जैसे आपका फूल है प्रसून, कुसुम, सुमन, और जरूरी नहीं है आपका पसंद यही हो। फिर नेक्स्ट आपका क्या था, पक्षी, तो पक्ष, पंछी, खग, विहग। फिर वृक्ष आपके तरु, पादप, पेड़। किताब में आपका हो जाएगा क्या, पुस्तक में किताब, पोथी, विद्यासागर। चलिए, इस प्रश्न को आप नोट करें, इसको आप घर से करके लाएंगे। चलिए, चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक पहेली दी गई है। इस शब्द सीढ़ी में पाठ में आए शब्द हैं, उन्हें पूरा कीजिए और पाठ में रेखांकित रेखांकित आपको करने हैं। चलिएगा, यहाँ एक सीढ़ी आपके सामने प्रस्तुत है और आपने पाठ में आए उन शब्दों को यहाँ से लिखना है। तो चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर रा, तो हो जाएगा, और ममता, ठीक है, यहाँ पर पल्लव, पल्लव, ठीक है, वसंत, माँ, ज, बू, त, मजबूत, रट, र, तर, ल, तरल, ट, लटक, लटक, कथा। तो कौन कौन से शब्द आए बच्चों यहाँ पर? पहला आपका आया रात, फिर आपका रात के बाद तमाम, इधर से बन गया तमाम, यहाँ से बन गया आपका ममता, ठीक है, इधर से बन गया ताप, पल्लव, पल्लव, फिर आपका वसंत, तना, नाम, ठीक है, मजबूत, तरल, लटक, और कथा। चलिएगा, ये शब्द यहाँ पर बने।
तो बच्चों, आज की क्लास में हमने पेड़ की बात पर आधारित प्रश्न किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।